क्या समय एक प्रवाह है या कोई शक्ति है, या ये किसी अदृश्य शक्ति जैसे कि डार्क एनर्जी से जन्म लेता ब्रह्मांड का कोई एक खेल है? एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ टाइम सीरीज के इस एपिसोड में हम समय और डार्क एनर्जी के संबंध के संभावनाओं की खोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एपिसोड को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने इसके पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ टाइम के इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमने बात की क्या समय और कुछ नहीं पर अणु या परमाणु या क्वांटम फ्लक्चुएशन का परिणाम मात्र हो सकता है, और यदि हम समय को समझ ले तो उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या समय और डार्क मैटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या दोनों एक ही है। हमारे इस ब्रह्मांड में कई ऐसी पहेलियां हैं जिसे हम समझ नहीं पाए हैं या इसके अस्तित्व पर भी संदेह है, जैसे कि समय, ब्लैक होल्स, वाइट होल्स, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। लेकिन इनमें से सबसे रोचक है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, क्योंकि हम इसे अब तक न देख पाए हैं न कहीं मेजर कर पाए हैं। ये फ़िलहाल हमारे विज्ञान से परे है। लेकिन रुकिए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व भी है? डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल्स को कहा जाता है जो हम देख नहीं सकते, न इसे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जा सकता है। वही डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में हमें लगभग कुछ भी कल्पना नहीं है, किंतु हम जानते हैं कि एक वास्तविकता है। इस ब्रह्मांड में जो पार्टिकल्स या एनर्जी हम देख या महसूस कर सकते हैं वो केवल 4% है। वही 96% ऑफ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। ये दोनों शक्तियाँ किसी भी मैटर या एनर्जी से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि ये ना तो लाइट या फिर रेडियो वेव्स न किसी पदार्थ से जो हमें इस यूनिवर्स में दिखता है। तो हमें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में कैसे पता चला? जब वैज्ञानिक नए नए आकाशगंगा और सितारों की खोज में थे तब उन्होंने जाना कि ऐसी कई आकाशगंगाएं और सितारे हैं जिनसे आ रही प्रकाश किरणों को वहाँ नहीं होना चाहिए था। कन्फ्यूज्ड? ओके। तो ये हो रहा था ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से। इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से हेवी ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर या ब्लैक होल किसी लेंस की तरह काम करता है, जिसे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलो इसे समझते हैं। हम ये जानते हैं कि हेवी ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार या ब्लैक होल्स स्पेस को कर्व कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की किरणें भी मुड़ जाती हैं, और हम इस गैलेक्सी को भी देख पाते हैं जो वास्तविकता में उस स्टार या क्लस्टर के पीछे है, लेकिन वो हमें सामने प्रतीत होती है। और इसी सिद्धांत से हम ऐसी प्रकाश किरणों को और गैलेक्सी को देख पा रहे हैं जो उस जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। और जब वैज्ञानिकों ने इस फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऐसी जगहों पर भी काम कर रही थी जहाँ मैटर कम था, लेकिन उसकी ग्रेविटी उस मास के अपेक्षा में ज़्यादा था, और इसे वैज्ञानिकों ने जाना डार्क मैटर के बारे में जो वहाँ ग्रेविटी को क्रिएट कर रहा था। वही हम बात करें डार्क एनर्जी के बारे में तो ये एक ऐसी शक्ति है जो निरंतर बहती जा रही है, और यही शक्ति के बहाव का परिणाम है हमारे ब्रह्मांड का विस्तार। जहाँ एक और डार्क मैटर ग्रेविटी की मदद से ग्रहों को, सितारों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है, वही डार्क एनर्जी उन्हें एक दूसरे से दूर करती है, और इसी के परिणाम स्वरूप हमारा स्पेस एंड टाइम निरंतर चलता जा रहा है और हमारा ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। पर एक सवाल जो मेरे मन में आता है कि क्या हमने डार्क एनर्जी को पहले ही खोज लिया है, लेकिन हम इससे अनजान हैं, जो कि और कुछ नहीं लेकिन स्वयं समय ही है। जैसे कि हमने जाना डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड के विस्तार का कारण है, और अगर ये एनर्जी कमज़ोर पड़ जाए तो ग्रेविटी अपने असर से स्पेस को कर्व कर देगी और हमें टाइम डायलेशन का अनुभव होगा, यानी कि समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा।
वही अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा हो तो स्पेस ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा और हम समय को ज़्यादा गति से चलने का अनुभव करेंगे। इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि समय और स्पेस एक साथ चलता है, लेकिन वो शक्ति जो इसे वास्तविकता बनाती है वो है डार्क एनर्जी। प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड की सबसे तेज़ यात्रा करने वाली गति है, लेकिन स्पेस इस चीज़ के लिए एक अपवाद है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज़ फैलता जा रहा है, जो दो संभावनाओं को जन्म देता है। पहला, डार्क एनर्जी वो शक्ति है जो समय को गति देती है, या दूसरा, डार्क एनर्जी खुद ही समय है। इन दोनों ही संभावनाओं में अगर हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को समझ पाए तो क्या हम समय को प्रभावित करने की कल्पना कर सकते हैं। डार्क एनर्जी सिर्फ ब्रह्मांड का विस्तार ही नहीं, लेकिन हमें ग्रेविटी से भी बचाती है। डार्क एनर्जी और समय की इस इक्वेशन को समझने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके लिए हम डार्क एनर्जी या समय को एक ही कंसिडर करेंगे या इसे एक दूसरे के समकक्ष मानेंगे। अगर हम किसी तरह डार्क एनर्जी की शक्तियों को कम करें या मिटा दें तो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा। वही ग्रेविटी हर वस्तु को, यानी कि आकाशगंगा, सितारे, ग्रह, यहाँ तक कि अणुओं को भी एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करना चालू कर देगी और हम एक ऐसे वस्तु का जन्म देख पाएंगे जिसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट होगी और वहाँ टाइम डायलेशन के कारण समय रुक जाएगा। इसे ही हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहाँ एक बिंदु पर इनफाइनाइट ग्रेविटी और एनर्जी है, जहाँ से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। तो क्या सिंगुलैरिटी के पॉइंट पे डार्क एनर्जी ने अपना अस्तित्व खो दिया था या डार्क एनर्जी का जन्म हुआ था? क्योंकि हम जानते हैं कि क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स और एनर्जी एक दूसरे के समान हैं और वो एक दूसरे का रूप ले सकते हैं, और इसका प्रमाण मिलता है हमें ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ये सारी बातें हमें अपने पुराने प्रश्न की ओर लेके जाती हैं। क्या समय का जन्म हुआ था और अंत भी होगा, या निरंतर चलता ही रहेगा? क्योंकि सिंगुलैरिटी के पॉइंट पे इनफाइनाइट ग्रेविटी एंड एनर्जी थी, जो हमें दो संभावनाएं देती है। डार्क एनर्जी का अस्तित्व ना होने के कारण समय वहाँ रुका हुआ था, या बिग बैंग के साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने एनर्जी और मैटर के रूप में परिवर्तित होकर समय को जन्म दिया है। जैसे बिग बैंग के साथ हर चीज़ की शुरुआत हुई, उसी तरह बिग क्रंच के साथ इस ब्रह्मांड का विनाश भी होगा। और इसी तरह हमारे इस ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का ये चक्र शाश्वत रूप से चलता रहेगा और अपनी असीमित संभावनाओं की खोज करता रहेगा। उसी तरह हमारी समय के अलग अलग पहलुओं के संभावनाओं की खोज चलती रहेगी। मिलते हैं एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ द टाइम के इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में।